एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं गद्यांश और काव्यांश आप लोगों के साथ शेयर किया है अभी, जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि जो आंसर मैंने बताए हैं वही सही हैं। और आंसर की आती है तो उसके बाद देखते हैं, लेकिन जो मैंने पूरी तरीके से जांचने के बाद ही आप लोगों तक वीडियो दी थी। उसके बाद अब मैं आती हूँ पेडागोजी को, जिसके मैंने कहा था कि अभी इसकी बात दूंगी। तो अभी सेकेंड वीडियो मैं दे रही हूँ इसके लिए। CDP की मैंने ऑलरेडी दे दी है। तो पेपर 2 है, भाषा 1 है, ठीक है। भाषा 1 में हिंदी जिनका होगा वो पेपर है ये। अध्यापकों सेट के है, ठीक है। तो आप CDP और हिंदी के पेपर के आंसर आपको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और यहाँ पे अभी मैं आगे पेडागोजी देख रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे 106 नंबर का। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे होगा भाषा परीक्षण का प्रभाव इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 में कहा गया है कि जो भाषा शिक्षण विधियां हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में है, उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां हैं, उनको मैच करना है। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, प्रत्यक्ष विधि, मौन पठन, व्याकरण अनुवाद, लिखित साहित्यिक सामग्री, वेस्ट की नवीन विधि, व्याकरण को आज्ञात्मक तरीके से पढ़ाना। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए का 1 संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण यानी सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया से आती है। अगर मैं आपको व्यवहारवादी वैज्ञानिकों की बात करूँ तो उन्होंने यही कहा है, आदत निर्माण की बात कही है, ठीक है। तो कौन सा मत, तो व्यवहारवादी इस बात को में विश्वास रखते हैं कि मौखिक या अमौखिक जो भाषा है आदत निर्माण की प्रक्रिया से आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारवादी जो है, बिहेवियरिस्ट जो है, वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक जो है अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री, जैसे कि एक सेकेंड, इधर पेपर को थोड़ा सा, अनेक जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती हैं, ठीक है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही हैं। वह चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखे, बिल्कुल नहीं। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती हैं। वह अधिगम की और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही हैं, बिल्कुल वो प्रामाणिक सामग्रियां ले आ रही हैं। वह अपने विद्यार्थियों की बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही हैं, वो सब चीज़ें सही हैं। लेकिन यहाँ पे इन सामग्रियों की बात की गई है जो कि एक प्रामाणिक सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराज की भाषा, बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। मैंने आपको ये बार बार कहा था कि जब भी बहुभाषावाद की बात की जाए तो पॉजिटिव होता है, ये टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुभाषावाद, तो इसको कभी भी निगेटिव वे में नहीं लेना है। तो विविधता से भरे समाज में एक भाषा की नीति बनानी चाहिए। भाषा अस्मिता और संस्कृति के भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है। संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए। तो जी नहीं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे एक, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं भाषा अस्मिता और संस्कृति से भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है, नहीं। संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मुझे यहाँ पे डाउट है नहीं, लेकिन 1% का अगर मैं रख दूँ तो इसके लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 99% करेक्ट आंसर है। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है। समय और स्थान
ये आपका कहलाता है कथानक यानी प्लॉट कहलाता है। ठीक है, कथानक यानी प्लॉट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, श्रवण में क्या शामिल है? श्रवण मानी सुनना, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, बिल्कुल नहीं, ध्वनियों की पहचान करना और उसके अर्थ निकालना, ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। श्रवण में शामिल है पहचान करना और उसका अर्थ निकालना। ठीक है, सिर्फ सुनने का मतलब एक खाली नहीं चीज़ है, सुन के हम उसके मीनिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट होगा, 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, किसी श्रवण से सुनी जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं है पूछा गया है। वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला हैं या पुरुष? बिल्कुल भी गलत बात है ये, कि इस बात का ये महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? आप जेंडर को कभी भी, जेंडर को की वजह से कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो ये बहुत गलत बात होती है। वक्ताओं की संख्या, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज देना, बोलने की गति, ये सब चीज़ है, लेकिन कि हम थोड़ा पॉज करके बोलेंगे ताकि ज़्यादा लोग उसको समझ में आ जाए, तो ये सब चीज़ें हो। लेकिन ये जेंडर कि बोलने वाले महिला या पुरुष, ये बात आपकी गलत है। तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। जिन लोगों ने भी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा के कौशल से ग्राह्य कौशल कौन है? ग्राह्य, देखिए ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, तो सुन के भी हम लोग ग्रहण करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हम ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बोलना, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो हम चीज़ों को ले रहे हैं, मतलब पढ़ने में भी हम क्या होते हैं, समझते हैं ना चीज़ों को पढ़ के, तो हम ग्रहण ही कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें श्रवण और पठन, यहाँ पे श्रवण और पठन जो हैं वो आपके ग्राह्य कौशल होते हैं। सो 15 का 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, बिल्कुल नहीं। समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना। यहाँ पे देखिए शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं खुद करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, अभी मैं इस पर नहीं जा सकती। ठीक है, जो नहीं है सो नहीं मैं बोलूँगी। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी कक्षा अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इसे इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि समूह निर्देश में समूह बनाकर दिए गए समूह की बात की गई है, सिर्फ निर्देश और परामर्श की बात नहीं गई है। यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम है। भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? इसको कहते हैं ध्वन्यात्मकता। 118 का ऑप्शन नंबर 1। 119 देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शीर्ष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? रोल प्ले, निर्देशन, ड्रामा, अभिनय की कक्षा। तो यहाँ पे जो रोल प्ले है वो किया जा रहा है और ये ड्रामा नहीं है, तो यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्यों किया? बच्चे की भाषा को समुन्नत करता है। द्विभाषावाद की बात की गई है परंतु उसकी संस्कृति को नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रथम भाषा के विकास में अवरोधी, निगेटिव होता ही नहीं। अगर बहुभाषावाद द्विभाषावाद है तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, बिल्कुल दे रहा है। द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, उसकी भाषा को भी महत्व देना है, जो हम सिखा रहे हैं उसको भी महत्व देना है। तो यहाँ पे
अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा करनी, बिल्कुल नहीं, इससे मतलब नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पे बात की गई है कि द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, आंसर आप लोगों ने जो लगाए हैं उससे मैच करता हो और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी साइंस की आएगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और जिनका पेपर 2 भाषा 2 में हिंदी था उनको भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी पेश करूँगी। तो अभी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।